गरीबी किसी से क्या करवा सकती है, ये कोई नहीं जानता है। अक्सर अमीर लोगों का घमंड गरीब लोगों को कुछ भी कर गुजरने को मजबूर कर देता है। ऐसी ही एक कहानी है सूरजपुर नाम के राज्य में रहने वाले आलोक की। उस राज्य के महाराज अनिरुद्ध धर्म और न्याय से अपना राज्य चलाते थे। पत्नी महारानी कलावती भी बहुत सुंदर थी और अपने राज्य से प्यार करती थी। उन दोनों की एक बेटी थी, राजकुमारी धर्मसेना, बहुत ही सुंदर और उतनी ही बुद्धिमान। पर राजकुमारी धर्मसेना को अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। वो जब भी प्रजा में अपने रथ में सवार होकर घूमती, तब प्रजा को ऐसे नजरों से देखती कि उसने उन्हें खरीद लिया हो। पूरी प्रजा उसके सामने हाथ जोड़कर जब खड़ी रहती थी, तब राजकुमारी को ऐसा लगता था कि जैसे वो पूरी धरती की स्वामिनी हो। महाराज और महारानी को अपनी बेटी का बर्ताव अच्छा नहीं लगता था। वो उसे बहुत समझाते थे, पर राजकुमारी उन दोनों की एक बात नहीं सुनती थी। महाराज ने कई बार अपने गुरुदेव से भी राजकुमारी के इस बर्ताव के बारे में बात की थी, पर उन्होंने कहा था कि कभी कभी कुछ चीजें अपने समय पर ही बदलती हैं। राजा, हर व्यक्ति अपने जन्म के साथ अपना भाग्य खुद लिख कर आता है और सही समय पर उसे अपनी गलतियों का बोध भी हो जाता है। उसी राज्य में रहता था एक बहुत ही गरीब लड़का, आलोक। कहें तो उस गांव में सबसे गरीब। उसका घर कच्ची मिट्टी से बना हुआ था। उसके पिता की कई सालों पहले ही मौत हो चुकी थी और उसके साथ उसकी बूढ़ी बीमार मां रहती थी। दोनों को मुश्किल से 2 समय का खाना नसीब होता था। आलोक पूरे राज्य में घूमकर जो भी काम मिले उसे करके अपनी मां का पेट भरता और उसके इलाज में पैसे खर्च कर देता। वो कभी किसी काम को छोटा नहीं समझता था। कभी कोई उसे गोबर उठाने को कहता तो कभी कोई कचरा साफ करने के लिए, कोई गायों को चरवाने के लिए ले जाने को कहता तो कोई उसे बर्तन मांजने को देता। आलोक कभी किसी के खेत में मजदूरी भी करता था। कुछ किसान उसे अपने खेत में उगने वाली सब्जियों को काट कर बेचने के लिए कहते थे और पैसों के साथ साथ उसे बची हुई सब्जियां भी दे देते थे। आलोक जो भी काम हो उसे हंसते हुए कर देता था। उसे बस वो काम करने के बाद मिलने वाले पैसों से मतलब था। जब उसे पैसे मिलते तब उसके चेहरे पर सुकून दिखाई देता था। आलोक खुद खाना पकाकर अपनी मां को खिलाता था। तब उसकी मां को लगता था कि आलोक हर उस निवाले का कर्ज चुका रहा है जो उसने बचपन में आलोक को खिलाए थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। घमंडी राजकुमारी धर्मसेना अपने आप में मग्न होकर राज्य में घूम रही थी। एक बार वो अपने रथ में जा रही थी, तब सब्जी बेचते हुए अचानक आलोक उसके रथ के सामने आ गया। ये देखकर राजकुमारी धर्मसेना को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सारथी से कहा कि उस सब्जी वाले को बाजू हटने को कहो। सारथी ने आलोक को दूर जाने को कहा। आलोक हट गया और रथ आगे जाने लगा। तब राजकुमारी ने कहा, इतनी भी समझ नहीं तुम में? जब राजकुमारी जा रही हो तो बीच में खड़े नहीं रहते, ये भी पता नहीं है, गरीब कहीं के। राजकुमारी ने इतराकर मुंह बनाया और आगे चली गई। आलोक को इस बात का बुरा नहीं लगा कि राजकुमारी ने उसे हटने को कहा, पर उसे इस बात का बुरा लगा था कि राजकुमारी ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया था। आलोक रथ को जाते हुए देख रहा था। तब उसके कुछ पहचान वाले लोगों ने कहा, अरे आलोक, राजकुमारी की बात को दिल से मत लगाओ, उनका स्वभाव ही ऐसा है। आलोक ने कहा, पर इतना घमंड किस बात का? हम गरीब हैं और वो राजकुमारी हैं, बस यही फर्क है हम सब में। बाकी तो हम सबको ईश्वर ने ही बनाया है। आज अगर हम में से कोई राजमहल में जन्म लेता और राजकुमारी किसी सामान्य प्रजाजन के घर में, तो उनकी स्थिति अलग हो सकती थी। लोगों को आलोक की बात समझ आ रही थी, पर कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। आलोक ने मन ही मन कहा, राजकुमारी, इतना घमंड अच्छा नहीं होता जिसे कभी ना कभी टूटना पड़े। राजकुमारी का घोड़ा था, उसका नाम था तूफान। राजकुमारी ज्यादातर रथ में ही पूरे राज्य में घूमती थी, पर कभी कभी वो अपने घोड़े तूफान पर सवार होकर राज्य का चक्कर लगाती थी। तूफान अपने नाम की ही तरह तूफानी था, पूरे सफेद रंग का, बड़ा ऊंचा और गुस्सैल। राजकुमारी बचपन से उसकी पीठ पर बैठती थी और तूफान राजकुमारी को ही अपनी पीठ पर बैठने देता था। बाकी किसी को छूने भी नहीं देता था, यहां तक कि महाराज अनिरुद्ध को भी नहीं। तूफान को काबू में करना सिर्फ राजकुमारी धर्मसेना को ही आता था। ऐसे ही एक दिन राजकुमारी अपने तूफान पर सवार होकर राज्य में जा रही थी। तूफान बहुत तेज था और राजकुमारी जब उसकी पीठ पर बैठती थी तब वो कुछ ज्यादा ही तेजी से दौड़ता था। ऐसे ही उस दिन तूफान दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते तूफान एक खेत में घुस गया। उस खेत में उगी हुई सारी सब्जियां उसके पैरों के नीचे कुचलने लगी।
उस खेत का मालिक, किसान और वहां काम करने वाले सब डरकर एक कोने में जाकर खड़े हो गए। उन सब में आलोक भी था। आलोक ने यह सब देखा और उसे बहुत बुरा लगा। उन सब की कई दिनों की मेहनत को राजकुमारी और उनके घोड़े ने कुछ ही पलों में मिट्टी में मिला दिया था। पूरे खेत का नाश करके तूफान रुका। तब आलोक ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, आपके घोड़े ने इस खेत का क्या हाल बना दिया है। सभी सब्जियों को मिट्टी में मिला दिया है। अब किसान क्या बेचेगा। आलोक की इस बात से राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया। उसने आलोक की तरफ देखा और कहा, तुम वही हो ना, गरीब लड़के। उस दिन मेरा रास्ता काट लिया था तुमने और आज फिर आ गए हो मुझे सिखाने। अरे, तूफान को क्या पता कि कहां जाना चाहिए और कहां नहीं। राजकुमारी की इस बात पर हंसते हुए आलोक ने कहा, तूफान को पता नहीं है राजकुमारी, लेकिन उसे काबू में करने वाले को तो पता होना चाहिए ना। हाँ, खैर, आप जैसी घमंडी लड़की से बात करने का कोई मतलब नहीं है। आपके इस घोड़े की वजह से हम सबकी मेहनत पर पानी फिर गया है। आलोक की यह बात सुनकर राजकुमारी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने कहा, मेरे तूफान के बारे में कुछ कहने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। ये मेरा तूफान है जो मेरे सिवा किसी और के काबू में नहीं आता है। मैं अपने तूफान के बारे में एक भी गलत शब्द सुन नहीं सकती। बहुत नुकसान हो गया है ना तुम्हारे उस किसान का, तो ये लो और इससे भरपाई कर लो। ऐसा कहते हुए राजकुमारी ने सिक्कों से भरी एक थैली आलोक की तरफ फेंकी। राजकुमारी तूफान को लेकर वहां से चली गई, पर उनके मन में आलोक के लिए गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आलोक ने वो सिक्कों की थैली उठाई और खेत के मालिक के हाथ में दे दी। कुछ दिन बीत गए। इन दिनों आलोक को कोई काम नहीं मिल रहा था और उसके घर की हालत और ज्यादा बिगड़ गई थी। घर में अनाज के सब डिब्बे खाली पड़े हुए थे। माँ की तबीयत भी बिगड़ रही थी। आलोक को समझ नहीं आ रहा था कि अब पैसों का बंदोबस्त कैसे करें। उसने कुछ लोगों से पैसे उधार मांगे, पर वो पैसे लौटा पाएगा या नहीं, ये सोचकर लोगों ने उसे पैसे नहीं दिए। आलोक निराश और हताश होकर गांव में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तब महाराज के कुछ सिपाही वहां आए और ढोल बजाते हुए बोलने लगे, सुनो सुनो सुनो, सूरजनगर के वासियों, महाराज का संदेश सुनो। महाराज ने ये ऐलान किया है कि राजकुमारी का जल्दी ही स्वयंवर होने वाला है और जो युवक इस स्वयंवर को जीतेगा उसका न सिर्फ राजकुमारी से विवाह होगा, बल्कि राजकुमारी अपने व्यक्तिगत राजकोष से उस स्वयंवर जीतने वाले को 10,000 सोने के सिक्के देंगी। तो जो भी युवक इस स्वयंवर में भाग लेना चाहता हो वो 1 हफ्ते के बाद हमारे राज्य के बड़े क्रीड़ांगण में उपस्थित हो जाए। ये ऐलान सुनकर एक प्रजाजन ने पूछा, अरे भाई, पर स्वयंवर की परीक्षा क्या होगी, ये तो बताओ। तब उस सिपाही ने कहा, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। परीक्षा क्या है वो खुद राजकुमारी बताएगी। सब लोग ये सुनकर विचार करने लगे कि आखिर ऐसी क्या परीक्षा हो सकती है। आलोक भी वो घोषणा सुन रहा था। किसी ने आलोक से कहा, आलोक, देखो अच्छा अवसर है। अगर स्वयंवर जीत गए तो 10,000 सोने के सिक्कों के साथ राजकुमारी भी मिल जाएंगी। तब आलोक ने कहा, 10,000 सोने के सिक्कों की बात तो ठीक है, पर उस घमंडी राजकुमारी से शादी करने वाला कौन हो सकता है। उस राजकुमारी को तो बोलने तक की तमीज नहीं है। सब अपने अपने काम करने लगे। 1 हफ्ता बीत गया और स्वयंवर का दिन आ गया। सब प्रजाजन उस क्रीड़ांगण पर आ गए। वहां पहले ही कई बड़े बड़े राज्यों के राजकुमार बैठे हुए थे। महाराज अनिरुद्ध ने सबकी अच्छी व्यवस्था की थी। कुछ देर के बाद राजकुमारी धर्मसेना वहां आ गई। वो आज पहले से ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उन्होंने सिर से लेकर पांव तक सोने के गहने पहने हुए थे। लाल रंग के जोड़े में उनकी सुंदरता और निखर रही थी। सब उनकी तरफ देखने लगे। महाराज अनिरुद्ध ने कहा, अब स्वयंवर की परीक्षा क्या है ये मेरी बेटी ही बताएगी। राजकुमारी आगे आई और उन्होंने तूफान को पुकारा। उनकी आवाज पर तूफान तेजी से दौड़ते हुए आकर राजकुमारी धर्मसेना के पास आकर रुका। राजकुमारी उसकी पीठ पर अपने हाथों से सहलाने लगी। राजकुमारी ने कहा, यह मेरा प्रिय घोड़ा है तूफान। आज की परीक्षा यही है। जो कोई इस तूफान की पीठ पर बैठकर उसे काबू में कर लेगा और इस पूरे मैदान का एक चक्कर लगाएगा, उसे मैं 10,000 सोने की मुद्राएं दूंगी और उसके गले में वरमाला पहनाऊंगी। ये सुनकर महाराज और महारानी चौंक गए, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी तूफान को काबू नहीं कर सकता है, सिवाय राजकुमारी धर्मसेना के। सूरजनगर वाले आपस में बातें करने लगे। वहां बाहर से आए राज्यों के राजकुमारों को लगा कि ये तो कितनी आसान परीक्षा है, पर उन्हें सच पता नहीं था कि तूफान किसी और को छूने भी नहीं देता है। एक एक करके राजकुमार आगे आते गए और तूफान पर बैठने की कोशिश करने लगे।
पर तूफान ने किसी को अपनी पीठ पर बैठने नहीं दिया। राजकुमारी सबको गिरते पड़ते देखकर हंस रही थी और उनका मजाक बना रही थी। तूफान राजकुमारों को पटक रहा था और राजकुमारी की हंसी छूट रही थी। बड़े बड़े राजकुमारों की ऐसी जगहंसाई हो रही है, ये देखकर सब राजकुमार गुस्सा हो गए। उन्होंने महाराज से कहा, आपकी बेटी हमारा मजाक बनाना चाहती है। जब उसे पता है कि यह घोड़ा किसी और को अपनी पीठ पर बैठने ही नहीं देता है, तो उन्होंने ऐसी शर्त क्यों रखी? महाराज को भी क्या उत्तर दें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्वयंवर में आए हुए लगभग सभी राजकुमार तूफान को काबू करने की नाकाम कोशिश कर चुके थे और बाकी बचे डर के मारे आगे नहीं आ रहे थे। घमंडी राजकुमारी सबका मजाक बना रही थी। राजकुमार गुस्सा होकर चले गए। महाराज ने राजकुमारी से कहा, तुम ये सही नहीं कर रही हो बेटी। शायद तुम्हें पता नहीं कि अगर किसी राजकुमारी का विवाह स्वयंवर में नहीं हुआ तो फिर उसका विवाह कभी नहीं होता है। तुम्हारी इस परीक्षा में तो कोई भी सफल नहीं हुआ है। अब तुमसे कौन विवाह करेगा? राजकुमारी ने कहा, पिताजी, अब मेरा स्वयंवर है, परीक्षा भी मैं ही तय करूंगी ना। मैं भी तो देखूं कि इस राज्य में कौन है जो मेरे तूफान को काबू कर सकता है। राजकुमारी बेफिक्री से कहकर अपनी जगह पर बैठ गई। महाराज ने राज्य के युवकों से कहा कि अगर कोई शक्तिमान है जो इस तूफान को काबू कर सकता है तो आगे आए। सभी ने देखा था कि तूफान कैसे सबको धूल चटा रहा है। राजकुमारी से शादी करके महाराज का जमाई बनना और साथ ही 10,000 सोने के सिक्के, इसके लालच में कुछ युवक हिम्मत करके आगे आए, पर तूफान ने किसी को अपने आप को हाथ तक नहीं लगाने दिया। राजकुमारी का घमंड और बढ़ रहा था कि उसके सिवा इस दुनिया में कोई भी तूफान को काबू में नहीं कर सकता है। महाराज और महारानी सब देखकर चिंता कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा। सब शांति से खड़े थे। तब किसी ने आलोक से कहा, आलोक, तुम क्यों नहीं जाते? तुम्हें तो पैसों की भी जरूरत है। आलोक ने कहा, हाँ, पैसों की तो जरूरत है मुझे। यही समय है अपना नसीब आजमाने का। अगर मैं उस तूफान को काबू कर पाया तो 10,000 सोने के सिक्कों के साथ साथ इस घमंडी राजकुमारी का घमंड तोड़ने का सुख भी मुझे मिलेगा। कुछ सोचकर आलोक आगे आया। उसने कहा, महाराज, मैं तूफान को काबू करूंगा। उसकी बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, मैं तुम जैसे भिखारी से विवाह नहीं करूंगी, और वैसे भी मेरा तूफान तुम्हें हाथ लगाने तो क्या, तुम्हें कुचल कर मार डालेगा। आलोक ने शांति से राजकुमारी की बात सुनी और कहा, राजकुमारी, आप गलत समझ रही हैं। मुझे आपसे विवाह करने में कोई रुचि नहीं है। मैं तो एक गरीब हूं। मुझे तो बस वो 10,000 सोने के सिक्के चाहिए जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। घर में मेरी बीमार माँ है जिसका मुझे इलाज करना है और उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। राजकुमारी ने कहा, तुम जैसा गरीब और मांग भी क्या सकता है? राजकुमारी से विवाह करने का अवसर होने के बाद भी तुम सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे हो। उसी से तुम्हारी छोटी सोच का पता चलता है। आलोक ने कहा, राजकुमारी, अगर मैं आपके घोड़े पर बैठने में सफल हो गया तो आपका ये घमंड टूटेगा जिसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। राजकुमारी ने कहा, देखते हैं, अगर तुम सफल हो पाए तो, जो कि लगता नहीं है कि होगा। जाओ, प्रयास करके देख लो। आलोक धीरे धीरे तूफान के पास आने लगा। महाराज और महारानी के साथ सब गांव वाले अब दोनों की तरफ देख रहे थे। राजकुमारी के चेहरे पर अब भी वही घमंड से भरे भाव थे। आलोक तूफान के पास आया। तूफान गुस्से से उसे देख रहा था। आलोक प्यार भरी नजरों से तूफान को देख रहा था। आलोक का चेहरा बिल्कुल शांत था और उसके चेहरे पर थोड़ा भी डर नहीं था। वो बस उन 10,000 सोने के सिक्कों के बारे में सोच रहा था। वो तूफान को प्यार से देखते हुए उसके गर्दन पर अपना हाथ फेरने लगा। तब तक तो तूफान शांत था। आलोक ने हाथ फेरते हुए तूफान से कहा, तूफान, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है दोस्त। मैं तो बस अपनी माँ का इलाज करना चाहता हूँ, उसे खुश रखना चाहता हूँ। मेरी मदद करो दोस्त। बात करते करते आलोक मौका देखकर तूफान की पीठ पर बैठ गया। सब ध्यान से देख रहे थे। आलोक को तूफान की पीठ पर बैठा हुआ देखकर सब खुश हो गए और राजकुमारी का घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। आलोक को पीठ पर बैठा हुआ देखकर तूफान गुर्राया और झटपटाने लगा। उसने आलोक को गिराने के लिए दौड़ लगाई और हिलने लगा, पर आलोक उसकी पीठ को पकड़कर बैठा रहा। बहुत देर आलोक को नीचे गिराने की कोशिश करने के बाद आखिरकार तूफान थक गया और शांत हो गया। ये देखकर सबने तालियां बजाईं। आलोक ने पूरे क्रीड़ांगन का एक चक्कर लगाया। तूफान की पीठ पर बैठकर आलोक राजकुमारी के पास गया। महाराज और महारानी ने आलोक की सराहना की। राजकुमारी ने देखा कि उसके तूफान पर आलोक शान से बैठा हुआ है। ये देखकर उसका घमंड टूट गया। उसने महाराज से कहा,
पिताजी, मैं आज तक समझती थी कि मेरा घोड़ा बस मेरी ही बात सुनता है, पर ऐसा नहीं है। वो वरमाला लेकर आलोक के पास आई। तब आलोक ने कहा, नहीं राजकुमारी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आपने सही कहा था कि मैं गरीब हूं। मैं सच में एक गरीब हूं और मेरी आपसे बराबरी नहीं हो सकती। मैं सच में ये सब अपनी मां के इलाज और उसे अच्छा जीवन देने के लिए कर रहा हूं। आपको आपकी गलती समझ आई, वही बहुत है। हम चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हों, पर उसका घमंड कभी नहीं करना चाहिए। राजकुमारी ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। महाराज ने कहा, तुम्हें यह विवाह करना ही होगा। तुम ये स्वयंवर जीत गए हो। अगर तुमने विवाह नहीं किया तो मेरी बेटी से कोई विवाह नहीं करेगा। तुम एक योद्धा हो, भले ही तुमने कभी युद्ध नहीं किया हो, लेकिन तुम्हारे मन में लालच का जो युद्ध था वो तुमने जीत लिया है। राजकुमारी से विवाह करने का लालच तुम्हारे मन में नहीं आया। तुम बस अपनी मां के बारे में सोच रहे थे, और यही दिखाता है कि तुम कितने दयालु हो। मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली होगी अगर तुम्हारा विवाह उसके साथ हो गया। महाराज और महारानी ने आलोक को समझाया। राजकुमारी भी पूरी प्रजा से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। दोनों का विवाह हो गया। राजकुमारी ने आलोक की मां का इलाज राजवैद्य से करवाया। वो भी जल्दी ही ठीक हो गई। अब आलोक अपनी पत्नी और मां के साथ सुख से रहने लगा।